नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी परिचर्चा को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं और आज हम परिचर्चा के 224वें पायदान पे हैं, यानी कि 224 एपिसोड निर्बाध ये कार्यक्रम चलता आ रहा है आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद से। और आज का जो विषय है वो हमने लिया है बड़ी नौकरी और बढ़ता तनाव। हम सब जानते हैं कि आज की जो भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है, भागम-भाग वाली ज़िंदगी है, हर दिन हम भागते रहते हैं। कभी अच्छी नौकरी के लिए भागते हैं, कभी अच्छे जीवन के लिए भागते हैं, कभी ऐशो-आराम की तमन्ना होती है क्योंकि आर्थिक युग है ये। आर्थिक युग है और आर्थिक युग में हम कहीं न कहीं भाग ही रहे हैं। तो जब हम भाग रहे हैं और भागते-भागते शायद हम थकते भी हैं और थकना लाज़मी भी है, लेकिन जो नौकरी है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, किसी भी प्रकार की जिससे आपकी आजीविका चल रही है, उस नौकरी से पैसे तो हम कमा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से बहुत बेहतर बना रहे हैं, बेहतर से बेहतर ज़िंदगी बनती जा रही है, लेकिन जो तनाव हो रहा है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है इन दिनों, बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है। तो उस तनाव के मद्देनज़र हमने सोचा कि बड़ी नौकरी और बढ़ता तनाव इस विषय पर हम बात करें अपने एक्सपर्ट के साथ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उन बारीकियों को समझना कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए और जितना चाहिए क्या उतना हमारे लिए बहुत है या और बहुत की तलाश है। और जब हम और बहुत की तलाश करते हैं, तो तनाव बढ़ना लाज़मी है। आज इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ टीना चक्रवर्ती जी जुड़ी हैं, जो कि पहले भी हमारे कई कार्यक्रम में आ चुकी हैं। एचआर लीडर हैं आप, साथ में रवि गुप्ता जी को आपने अभी थोड़े दिन पहले ही सुना था। यूथ मोटिवेटर है एवं एमएसएमई एक्सपर्ट है, साथ में लाइफ कोच भी हैं। और कहीं न कहीं टीना जी भी लाइफ कोच हैं, तो एक अच्छा अनुभव आज मिलेगा इस तनाव से दूर होने का। और दूसरी बात मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारे एक और सहयोगी वक्ता हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। हांगकांग से जुड़ने वाले थे विशाल पंचोली जी, जो कि कॉर्पोरेट कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय लॉयर हैं और इस विषय पर आप हमारे साथ बात करना चाह रहे थे। तो ये जो विषय है इस पर चर्चा करेंगे हम। अभी थोड़ी देर पहले अभी हमारे साथ डॉक्टर तनेजा जुड़ी हैं, जो जिनका मैं अभिवादन करना चाहती हूँ, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी। बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में, आप निरंतर जुड़ती हैं और सबसे पहले जुड़ती हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की परिचर्चा को हम शुरू करते हैं, हमारे दोनों एक्सपर्ट के साथ, क्योंकि आज तीसरे वक्ता हमारे साथ नहीं है। मैं आप दोनों का मैं स्वयं का भी अभिवादन करती हूँ, क्योंकि 3 वक्ता हमारे साथ रहते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है वक्ता और संचालन दोनों की भूमिका मुझे थोड़ी-थोड़ी निभानी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं। टीना जी, बहुत समय के बाद आप आई हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। रवि सर, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत-बहुत स्वागत। सर, जो हमने विषय लिया है, नौकरी कोई भी हो, जब हम चाहते हैं कि हम और बेहतर और बेहतर और बेहतर करें अपने जीवन में, तो उन उस बेहतरी के साथ बहुत सारे तनाव, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, जितनी बड़ी जॉब, जितनी बड़ी नौकरी, उतना बड़ा तनाव, क्योंकि ज़िम्मेदारी बढ़ती है। टीना जी बखूबी इस बात को जान पाएँगी, क्योंकि अभी जर्मनी से आप जुड़ी हैं हमारे साथ। तो हमारा जो ये पटल है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल है, सभी जानते हैं। तो जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, तनाव उतना ही बड़ा होता है। और वो तनाव फिर घर में आता है, परिवार के लोगों के साथ उस चीज़ मतलब बहुत कुछ उथल-पुथल होती है। ख़ैर, हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे आज। और सबसे पहले रवि सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, इस विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी तो तनाव बढ़ेगा, है ना? तो तनाव बढ़ेगा, तो बड़ी नौकरी मिलने के बाद आप किसी व्यक्ति के जीवन में, यदि मैं मुख्य रूप से बदलाव जानना चाहूँ कि किसी व्यक्ति के जीवन में किस रूप से बदलाव शुरू होते हैं, तो और किस तरह से बदलाव आते हैं। मान लीजिए आपकी ही बात हम करें, आप
इतना कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, तो कहीं न कहीं तनाव से ग्रसित रहे होंगे, तब आप लाइफ कोच भी बने, क्योंकि चीज़ें जहाँ से शुरू होती हैं, परिवर्तन वहीं से शुरू होता है, मुझे ऐसा लगता है। मुसीबतें आती हैं तो रास्ता अपने आप निकलता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बड़ी नौकरी मिलने के बाद जीवन में मुख्य रूप से क्या बदलाव आते हैं? आपका बहुत-बहुत स्वागत। सभी को नमस्कार। और मुझे खुशी है कि आज मैं पुनः दोबारा आपके मंच पर आया हूँ और एक बहुत ही आपने जटिल और अच्छा विषय लिया है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं आज की डेट में लोगों के ज़हन में तनाव बढ़ता जा रहा है और वो तनाव दिमाग से निकल कर फिर हमारे घर में, दफ्तर में और जहाँ-जहाँ भी हम लोग जाते हैं उस तनाव को कैरी कर रहे होते हैं। तो ये समस्या बहुत आम हो चुकी है। लेकिन जैसे आपने पूछा कि कैसे देखा मैंने, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि तनाव 2 तरह के होते हैं। एक होता है पॉज़िटिव, एक होता है नेगेटिव। तो ये अंतर करना ज़रूरी है। अगर हम पॉज़िटिव तनाव के साथ हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में होता है ना, एचडीएल बोलते हैं जिसको हम लोग। अच्छा भी होता है वो और बुरा भी होता है। अगर वो पॉज़िटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव है तो दिक्कत है। और आज दुर्भाग्य की बात ये है मैडम कि आज हमारे देश में, हमारे युवाओं में ये नेगेटिव श्रेणी वाला तनाव ज़्यादा बढ़ रहा है। ये समस्या है। अब ये क्यों होता है और मैंने खुद उसको फ़ील किया है, मैं वो बताना चाहूँगा आपको। देखिए, सबसे दिक्कत क्या है, अगर मैं किसी काम की योग्यता के अनुरूप हूँ और मैं उस काम की या उस ज़िम्मेदारी को ले रहा हूँ, तो एक अलग बात है। लेकिन हो क्या रहा है, मैं आगे बढ़ने की चाह में, जल्दी पाने की चाह में, कम समय है और पाना बहुत कुछ है, इस चाह में मैं ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी ओढ़ ले रहा हूँ या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ। एक शब्द चलता है आजकल, मल्टीटास्किंग होना। मेरा मानना है कि शायद इस पर हमें दोबारा सोचना पड़ेगा कि आज के दौर में मल्टीटास्किंग होना कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि समय आज बहुत सीमित रहेगा, तो मैं कुछ बिंदु टच कर पाऊँगा उसके बारे में, डिटेल में फिर कहीं बात करेंगे। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत का विषय होता है। एक तो होता है कि मैंने योग्यता से ज़्यादा ज़िम्मेदारी ले ली और एक उल्टा सर होता आपके है। पास सर आपके पास और टीना जी के पास आज बहुत समय है, तो विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अच्छा मैडम कि इसमें इनपुट आएँगे बाद में। तो दूसरी बात ये, सामने से भी आना। कई बार क्या होता है, आजकल एक कल्चर और बढ़ गया मैडम। नौकरी में ना क्वालिटी मैन पावर के नाम पर, चूँकि तो मैडम का तो सब्जेक्ट है टीना जी का, तो क्वालिटी मैन पावर के नाम पर हम कुछ लोगों से बहुत काम करवा रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उन पर अतिरिक्त तनाव बाहर से आ रहा है। वो जानते हैं कि भाई 9 टू 5 को हमने 9 टू 8 कर दिया, चल गया। 9 टू 12 कर दिया, वो भी चलो चला लिया। लैपटॉप घर आ गया हमारे दफ्तर के साथ में। अब हो गया 9 टू 5, मतलब एनी टाइम हो गया वो। अब उसका कोई साइकिल नहीं है। मतलब तो क्या हुआ, हम सब जानते हैं इन चीज़ों को, ऐसा नहीं है। बीमारी भी पता है, इलाज भी पता है। मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं आपको क्या सुझाव दूँगा। ये सबको पता है। लेकिन ये समस्या जो है ना मैडम, तनाव, मेरा अपना मानना है, क्योंकि इससे मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन कहना भी ठीक है, मैंने खुद ज़िंदगी में देखा है कि इसकी ज़िम्मेदारी हम पर बहुत ज़्यादा है। हम ओढ़ रहे हैं। यानी अगर मैं काबिल नहीं हूँ और उससे ज़्यादा मैं बड़ा काम करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा मैडम बताइए? और अगर सामने से भी आ रहा है और मैं, एक शब्द आता है ना, से नो टू हाय, लर्न टू से नो, मैंने ना कहना सीखा नहीं है। और बस एक लास्ट बिंदु कहूंगा, फिर आप आगे बढ़ाइएगा कि हर मैच में विराट कोहली शतक शतक मारे, ये समस्या है हमारी। ठीक है ना, वो भी इंसान है। हर दिन, हर सिचुएशन, हर खेल, हर मैदान, हर हालात अलग होते हैं। तो ये जो क्या होता है ना कि मैं ही करूंगा, मैं वनडे में 2020 में भी 100 मार के आऊंगा, मैं वनडे में भी 100 मार के आऊंगा और टेस्ट में ही 100 मार के आऊंगा, ये किसने कह दिया हमारे को? पर क्या है, हमने ऐसी जिंदगी को स्वीकार कर लिया मैडम, इसलिए तनाव आ रहा है। तो सर हम इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें नो कहना नहीं आता, और मेरे बच्चे भी कई बार मुझे कहते हैं कि नो बोलना सीखो, जो आपको आता नहीं है। तो मतलब घरेलू चीज़ों में भी नो बोलना ज़रूरी है, और अगर आप किसी महकमे में हैं, कहीं कार्यरत हैं, तो वहाँ भी क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है सर कि हम अगर भारत की बात करें, तो यहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है। अगर हम विदेशों की बात करें, टीना
जी सहमत होंगी इस बात से कि वहाँ पर आपको जितना आपने काम किया उतने आपको पैसे मिलेंगे और आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं कर सकता काम करने के लिए। अगर आप उस काम के लिए आपके पास समय है तब आप हाँ बोल सकते हैं, अदरवाइज आप ना बोल सकते हैं और कोई आपके ऊपर डंडा लेके नहीं खड़ा रहेगा, जैसे अमूमन यहाँ भारत में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। टीना जी, चूंकि आप एचआर लीडर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कर्मचारियों के जो तनाव है, क्योंकि बड़ी नौकरी है, बहुत सारा पैसा है, तो बहुत सारे पैसे के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं और जब जिम्मेदारियां साथ साथ आएंगी तो तनाव कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको एक टाइम ऑफ पीरियड में, एक समय सीमा में बंधना होता है और उस समय सीमा में ही आपको अपना कार्य करके देना होता है। तो ये एक तनाव का कारण होता है। तो अगर आप एज अ लीडर, मैं आपसे पूछूं कि जो कर्मचारी आपके अंदर हैं, उनके तनाव को कम करने के लिए किस तरह की, अगर आपकी कंपनी की बात करूं, तो किस तरह के कदम उठाए जाते हैं जिससे उनको कम दबाव उनके ऊपर हो और वो अच्छा काम करके दे पाए? जी। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत दिनों बाद यहाँ पे फिर मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं इस सवाल के जवाब के एक्चुअली 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये कि तनाव अचानक से इतना बड़ा टॉपिक क्यों बन गया है? हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमारे यहाँ पे अलग-अलग पीढ़ी के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से काम करते हैं, जिनको हम यू नो बूढ़े लोग बोलते हैं या फिर एजेड लोग बोलते हैं। दूसरा ग्रुप है जो जनरेशन एक्स बोलते हैं और फिर उसके बाद आता है मिलेनियल्स, जेन ज़ी, ये वो। काम करने का तरीका ड्रास्टिकली बदला है ओवर टाइम। अगर आप देखें, एक टाइम था कागजी कार्रवाई होती थी, सब लोगों का एक समय बंधा हुआ होता था, एक माहौल होता था, एक स्वतंत्र तरीके से काम किया जाता था। उसमें गलतियां भी होती थी, मगर अब तरीका वही था, लोग उस हिसाब से करते हैं। एक चीज को करने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती थी और उसी तरीके से वो ढांचा बना हुआ था। एक काम को करने के लिए आपका एक टाइम होता था, 3 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, 1 हफ्ते में होगा और वो समय हर बंदा उसको रिस्पेक्ट करता था, उसी तरीके से काम होता था। हम उस जमाने के लोग हैं और हम उस हिसाब से, हमें हैबिट थी। अब अचानक से सब कुछ हो गई तेजी तेजी तेजी, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक। पहली शुरू हुई मारधाड़ कि भाई एक की जगह छटनी कर दो, 5 की जगह छटनी कर दो, एक से काम चलाओ। पहले वो स्ट्रेस, मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, कल को मेरी छटनी तो नहीं हो जाएगी, मैं जल्दी जल्दी काम ना करके दे पाऊं तो मेरे साथ कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हो जाएगा। पहले वो इनसिक्योरिटी आई। अब दूसरी इनसिक्योरिटी आ चुकी है, क्या कि अब तो इंसानों की जरूरत इतनी रही नहीं। अगर इंसान नहीं कर पाता है तो लोग चैट जीपीटी, जेमिनी, इन सब चीजों से कर लेते हैं। तो एक एग्जिस्टेंशियल सा क्राइसिस हो गया है और इसने सब पीढ़ियों को इक्वली हिट किया है। जो थोड़े से सीनियर लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हमें रेलेवेंट हो गए हैं, हमें बहुत जल्दी कोने में ले जाके बोल दिया जाएगा आप तो सर ये गोल्डन हैंडशेक ले लीजिए, आप जाइए। ये एक प्रॉब्लम है। जो आजकल की पीढ़ी है वो कितना ही तो एआई चलाएंगे। देखिए, एक तरीके से हमारी जो एजुकेशन हुआ करती थी उसका डेप्थ पहले जैसा नहीं रहा। हमारे टाइम पे हम लिख के, पढ़ के, याद करके बोलते थे, इसलिए आज भी काफी सारी चीजें हैं। शायद आप कविताएं बोल देंगे लाइन बाय लाइन, आप व्याख्या बोल देंगे लाइन बाय लाइन, और उसके बारे में जो अगर आपको डिबेट भी करना पड़े आप कर देंगे। आजकल के बच्चे नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं है। वो किस तरह से पढ़े हैं, किस तरह से, उनकी गलती नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हो गया है, आसपास समाज, टाइम ऐसा हो गया है कि वो डेप्थ नहीं है। अच्छा, डेप्थ से क्या होता है? डेप्थ से आपको मिलता है ठहराव, आपको मिलता है कॉन्फिडेंस, आपको मिलता है सिक्योरिटी। अभी क्या है? डेप्थ नहीं है तो क्या होता है? कोई इनसिक्योर है। और एक शब्द का बहुत ज्यादा यूज होना शुरू हो गया है, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, बर्नआउट। अब देखिए, स्ट्रेस और बर्नआउट का तो मैंने आपको रीजंस बताया। अगर पूरे टाइम आपको ये सोचना पड़े कल मैं रिलेवेंट तो नहीं हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, तो इंसान तो स्ट्रेस में बिहेव करेगा ही ना, मेंटल हेल्थ तो बिगड़ेगा ही ना। तो ये एक बहुत ही, जैसे अभी बोला गया है, रवि जी बोल रहे थे, जटिल समस्या है। इसका एक पहलू नहीं है, इसका एक कोई सोल्यूशन भी नहीं है, इसके बहुत सारे पहलू हैं।
सामाजिक प्रेशर बढ़ गया है। जॉइंट फैमिलीज के दादी नानी के साथ रहना, वो जो एक प्यार, एक लाड, एक सेंस ऑफ सपोर्ट, सिक्योरिटी जो हुआ करती थी, जो हमारे लिए बड़े आसानी से आती थी। पिटाई नहीं होगी, दादी के पास भाग जाएंगे, कोई बात नहीं, मम्मी को हक कर लेंगे। अब मम्मी होती नहीं है, मम्मी बेचारी कॉल ले रही है रात के 10 बजे, अब क्या करेगी? पिताजी बोल रहे हैं कि चल यार जोमेटो कर ले, खाना खा ले, वही कर ले। सो हर तरीके से, सामाजिक तरीके से भी जो वो एक कुकून, एक शेल हम दिया करते थे, मोर एंड मोर न्यूक्लियर फैमिलीज का बहुत सारे कपल्स डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हम बच्चे ही नहीं करेंगे। तो बहुत सारे डायनेमिक्स बदले हैं जिसकी वजह से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, और इस शब्द को बहुत रीजन से यूज किया जा रहा है। थोड़ा सा लंबा जवाब रहा, मगर मैंने बहुत सारे ऐसे पहलू लाने की कोशिश करी है लोगों के आगे, बल्कि सबके जहन में है, मगर ये एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन है जिसके वजह से ये सारे इश्यूज उठ के आ रहे हैं। बच्चों में भी आ रहे हैं, मिडिल एज क्राइसिस हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स में भी आ रहे हैं, और एजेड लोगों में तो आ ही रहे हैं। लोग तो इनफैक्ट ये तक बोलने लग गए हैं कि 40 के ऊपर अगर नौकरी चेंज करनी हुई बड़ी मुसीबत होगी, शायद मिले ही ना। बिल्कुल, एक गंभीर मुद्दा, और पहले ऐसा नहीं था। बहुत हमारे पिताजी नौकरी किया करते थे, और भी जनरेशन थी पुरानी जो सब नौकरी करते थे, लेकिन इतना तनाव नहीं था, क्योंकि कुछ ज़्यादा पाने की इच्छा नहीं थी। तो रवि सर, ज़्यादा पाने की इच्छा की अगर मैं बात करूँ, तो ज़्यादा सैलरी जो, क्योंकि देखिए, विदेशों की यदि हम बात करें तो वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो बच्चे मूव कर रहे हैं। यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ उनको हर तरह की सुख-सुविधाएँ मिलती हैं, वहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं, वहाँ पे शांति है, वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल नहीं है। तो सब सोचते हैं कि भैया एक बेहतर ज़िंदगी जीना है, तो चलो बाहर चलते हैं। तो संतोष की यदि मैं बात करूँ सर, क्योंकि लाइफ कोच भी आप हैं, तो ज़्यादा जो वेतन है, वेतन पाने के लिए क्या जो तनाव है, यानी कि ज़्यादा सैलरी क्या हमेशा लोगों के अंदर एक तनाव की स्थिति बढ़ाती है या कम करती है? मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। सैलरी के हिसाब से अगर हम तनाव को बाँटने की कोशिश करें, तो हम क्या जान पाएँगे? वैसे हम कहते हैं कि बिना तन दिए वेतन नहीं मिलता, मतलब आपको फिजिकल लेबर देनी पड़ती है। ये दुर्भाग्य ये हो गया मैडम कि अब हम वेतन तो ले रहे हैं, पर वो बेमन ले रहे हैं बिना मन के। तो वो वेतन में बेमन आ गया, ये समस्या आ गई है अभी हमारे सामने। तो इसका हमें उपाय ढूंढना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा, और मैंने बहुत अच्छी चीजों को, मतलब एक बार मैडम हमें बिल्कुल फ्लैशबैक में ले गई, अच्छा लगा कि ये तनाव क्यों आ रहा है जीवन में हमारे, और हम जो देख रहे हैं उसकी समस्या क्या है। विषय ये है मैडम कि दबाव बहुत बढ़ रहा है हमारे पर, हमारी स्पीड बढ़ गई है दरअसल। अगर आप देखें, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना है, हमारे को डिग्री बढ़ चुके हैं सन के, तो हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, जिसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इन्हीं उसको अगर मैं अपनी जिंदगी में लेकर आऊं तो हम कहेंगे अब हमारी स्पीड बढ़ गई है दरअसल मैडम, स्पीड। और एक, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है मालूम है? बात मजाक की है, इसके लिए जिम्मेदार है मैगी। मैगी ने हम सबको ना फास्ट कर दिया एक्चुअली 2 मिनट में खाना। अब वो क्या हो गया कि वो मैगी से चलते चलते आज वो जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, एआई, ऑटोमेशन तक आ गए हम। देखिए आप, तो मैगी ने शुरुआत किया आज से 30-40 साल पहले, पर वो बढ़ते बढ़ते आज ऑटोमेशन एआई पर आ गया। तो मैंने ठीक बताया, अब एआई आ गया है, हर बच्चा भी यही कर रहा है, दफ्तर का व्यक्ति भी चाहता है कि मैं क्यों इतना किसी को पे करूं, 2 मिनट लगेंगे, एआई मेरे लिए कुछ भी कर देगा, कुछ भी कर देगा। पहले मैं कोरल पे बैठ कर डिजाइन बनाता, डिजाइन समय लगता था, आज तो मैडम वो सेकंडों में काम हो रहे हैं, और उससे शानदार हो रहे हैं, जो मैं शायद पूरे दिन लगा के ना कर पाता। मुझे कोई क्यों पे उसकी तनख्वाह देगा, पगार देगा? तो रीजन ये है, स्पीड बढ़ गई है। अब हम इंसान लोग तकनीक के साथ मुकाबला कम से कम स्पीड में तो नहीं कर पाएंगे, हमारी अपनी कंपल्शन है, क्योंकि हमें सुबह नाश्ता भी करना है, लंच भी करना है, डिनर भी खाना है, परिवार भी है और काम भी करने हैं। एआई के पास तो ये काम ही नहीं है, एआई का परिवार नहीं होता, ऑटोमेशन का परिवार नहीं होता, उसके पास कोई भावना नहीं होती, तो वो तो 24 घंटे काम करेगा। तो यहाँ पर समस्या ये है कि हमने इस दोनों को मैच कर दिया, ये दिक्कत आ रही है मैडम। तो जब तक ये मैच को हम ठीक नहीं करेंगे, इंसान की अलग और जो हमारा डिजाइन प्रोडक्ट है एआई वो अलग है, ये समस्या का कारण रहेगा। मैं अक्सर बात कहता हूँ
आजकल एक आया है शब्द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जो हर जगह आ गया है और उसको रोक भी नहीं पाएंगे। तकनीकी हमेशा बढ़ती है, वो बढ़ेगी। आज एआई है, कल कुछ और आएगा, शायद 20 साल बाद, 30 साल बाद, कभी भी आएगा। पर मैं एक बात हमेशा मैडम कहता हूँ, एआई सब कुछ कर सकता है, बट एआई एमआई मेंटल इंटेलिजेंस नहीं ला सकता। तो हमारे पास है। अब दिक्कत क्या है, वो मेंटर या मेंटल इंटेलिजेंस के लिए हमें अपने पे काम करना है। मुझे कहते दुख हो रहा है कि आज का युवा अध कचरा, शब्द गलत कह रहा हूं मैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, मेरे दर्द है। हम बिना तैयारी के, बिना स्किल के हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम जो मैंने कहा ना कि पहले का युवा खपता था, पोयम आप पूरी सुना देगा बच्चा। मैंने जो छठी पोयम पढ़ी थी, मुझे आज भी याद होगी शायद, छठी की पोयम शायद। आज का व्यक्ति तो पूरी तरह डिपेंडेंट हो गया ना, एआई के ऊपर हो गया खासतौर पर। तो ऐसे में क्या है, वो प्रेशर नहीं झेल पाता। जैसे मशीन है, मशीन का भी तो ब्रेकडाउन होता है ना। आजकल हम लाख यूपीआई करें, पर हर कुछ महीने बाद एक समय आता है, हम सुनते हैं कि बैंक का सर्वर डाउन हो गया, यूपीआई फेल हो गया, क्योंकि मशीन है। मशीन के साथ ये होगा, और वही अब हमारे साथ भी होने लगा है। वहां मशीन का ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है। हमारा ब्रेकडाउन क्या हुआ, हम स्ट्रेस में चले गए। तो आज समस्या ये है कि हम, और दूसरी बात एक और है, हम चकाचौंध के साथ जिंदगी जीते हैं। मतलब हमको लगता है कि हम बहुत पहले बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, उसके बाद फिर आराम करेंगे। ये उल्टा कर ले तो कैसा रहेगा। मैं मजाक में एक बात कहता हूँ, फिर मैं पहले आराम कर लो, बाद में पैसे कमाओ, आपके हिसाब से। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है। मैं एक बार कहीं में थोड़ा फनी में बोलता हूँ इस बात को, तो जी, हम सबकी जिंदगी कैसे हुई, हम सबकी, और तनाव क्यों है। किसी को प्यास लगी, तो वो कहीं गुजर रहा था, तो बोला गर्मी बहुत बढ़ रही है, मुझे प्यास लग रही है। बोला पानी चाहिए, तो बोला पानी पास में मटका है, एक जगह है, वहां चलिए, पानी मटके में है। बोला मटका कहाँ पर है। बोला मटका है दिल्ली कैंट में। दिल्ली कैंट कहाँ है भाई। तो दिल्ली कैंट दिल्ली में है। दिल्ली कहाँ है, दिल्ली भारत में है। भारत कहाँ है, भारत एशिया में है। एशिया कहाँ है, एशिया संसार में है। संसार कहाँ है, संसार पानी में है। पानी कहाँ है, मटके में है। मटका कहाँ है, दिल्ली कैंट में है। दरअसल हम सबकी जिंदगी कुछ ऐसी हो गई है, और हम, मुझे देख के बड़ा आनंद आता है कि हम खुद को मूर्ख बना रहे हैं दरअसल। और एक और आजकल चल रहा है, सबको लगता है मैं ही सब कुछ करूंगा। अभी आज की दौर में दो तरह के लोग पैदा हो गए मैडम, भारत की बात करूं। एक जिसको लगता है सब कुछ मैं ही करूंगा, किसी और को करने नहीं दूंगा, और एक हो गया है मैं कुछ नहीं करूंगा ठीक है, मुझे कोई पाल लेगा। ये मैं कुछ नहीं करूंगा, जिसे जो करना है करो। हाँ, जो करना है करो, मैं बस। तो ये संकट है। यहाँ मुझे लगता है कि आजकल हम काफी काम भी करते हैं। एक शब्द है, वैसे बहुत कॉमन है, पर भारत में उसकी उपयोगिता कम होती है। युवा पीढ़ी को खासतौर पर सबके लिए जरूरी है, ऐसा नहीं कि युवा पीढ़ी को, सबके लिए जरूरी है। एक शब्द होता है काउंसलिंग, इसकी बहुत जरूरत है मैडम। हम जब शिक्षा में जाएं या कैरियर बनाएं, वहां पर हमें चाहिए काउंसलर, और ये बहुत बड़ी आज वक्त की जरूरत है। नहीं तो क्या होगा मैडम, हम सब सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं आज की डेट में, और इस सेल्फ मेडिकेशन बहुत घातक होती है। कई बार काम कर जाती है, छोटी मोटे सर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, बुखार के लिए काम कर जाएगी, पर बड़े रोग में वो काम नहीं आती है। तो ये देखना पड़ेगा। तो अगर हम थोड़ा अपने साथ काम करें ना, तो शायद जिंदगी अलग आपको नजर आएगी। पर आज इसके लिए किसी में समय नहीं है। दिक्कत ये है, कह सब रहे हैं कि मैं परेशान हूं, सब ये कह रहे हैं जिससे मिलिए परेशान हूं, लेकिन फुर्सत उसके पास भी नहीं सुनने के लिए। बिल्कुल, परेशानी को दूर कैसे करें वो जानने की कोशिश कोई नहीं करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सही कह रहे हैं आप। और रितांबरा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उषा मिश्रा जी जुड़ी हैं, और लगातार हमारे साथ डॉक्टर तनेजा जुड़ी हुई है। मैं सभी का अभिवादन करती हूँ, और आप सभी से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जुड़ने के लिए, और गुजारिश करती हूँ कि हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि सर ने कहा कि हर तरह के, देखिए, नो बोलना भी आना चाहिए, जो शुरू में सर ने कहा। और दूसरी बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ मुझे ही करना है, मतलब मैं अगर ना करूं तो कुछ होगा ही नहीं। एक मेंटालिटी के लोग ऐसे भी होते हैं कि मैं बिना मेरे हाथ लगाए कोई काम ही नहीं होना, ये हमने अपने दिमाग को बता दिया है। और घर वाले हो, चाहे घर की बात हो, किसी फॉर्म की बात हो, उस चीज का लोग फायदा भी उठाते हैं कि भैया तुम्हें तो सब कुछ करना है। खैर, ये बात हो गई। लेकिन
जो तनाव बढ़ रहे हैं, अगर हम कंपनी की बात करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, अगर तनाव बढ़ रहे हैं, तो टीना जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कंपनी वर्क लाइफ को और जो कंपनी लाइफ है उसको बैलेंस करने के लिए आपको लगता है कि कंपनी को भी कुछ करना चाहिए ताकि स्ट्रेस लेवल थोड़ा हल्का हो, ताकि लोग और अच्छे से काम कर पाएं, क्योंकि जिंदा रहेंगे तभी तो काम करेंगे ना। टेंशन लेके मर जाएंगे तो काम, अब ये अलग बात है कि हम ये सोचेंगे कि बहुत बड़ी जनसंख्या हो गई है, एक मर गया तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन ये समाधान नहीं है। टीना जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ जी। देखिए आजकल सारी कंपनियों में एक बहुत बड़ी चीज, एक बहुत बड़ा तो नहीं मगर हाँ एक साइजेबल अमाउंट ऑफ बजट एलोकेट किया जाता है मेंटल हेल्थ के लिए। उसको वेल बीइंग बजट, मेंटल हेल्थ बजट, हेल्थ एंड वेलनेस बजट के नाम से बोला जाता है। उस बजट में होता क्या है, उसमें हम कोशिश करते हैं लोगों को ऐसा फील ना हो कि हम आपको डिस्ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी वर्कशॉप्स हो जाते हैं जिसमें कलर थेरेपी कराते हैं, वाटर पेंटिंग कराते हैं, लोगों को बचकानी चीजें कराते हैं कि बचपन एक ऐसा समय था जब लोग बिना कारण खुश होते थे। एक एक चिड़िया बना के खुश हो जाते थे, एक पेड़ बना के खुश हो जाते थे। तो वो जो आपके अंदर का बचपना है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। कितना वो इफेक्टिव होता है, मेरा वो सवाल है। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं ये तो होना ही है, तो करना ही है, ये काम करता है तुम करो क्योंकि रिसर्च है। मैं कहीं ना कहीं मैं ये भी समझती हूँ रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये कहने के लिए कि लोग बोल तो रहे हैं कि तनाव खत्म करने के लिए काउंसलिंग करो, हाँ लाइफ कोचेस के पास जाओ, प्राइवेट सेशंस लो, मगर कितना बड़ा स्टिग्मा है हमारे सोसाइटी में आज भी। कोई मर्द बोल दे कि मेरे से झेला नहीं जा रहा, कोई लेडी बोल दे कि बच्चे के साथ परिवार के साथ नौकरी नहीं झेली जा रही है, वो आज भी माना जाता है कि भाई तुम काबिल नहीं हो, तुमसे हो नहीं पा रहा है। तो लोग ऐसे अल्फा बने ऐसे घूम रहे होते हैं, अल्फा बने घूम रहे होते हैं। अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखें, लोग बात बात पे मेंटल ब्रेक ले रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, वेकेशन जा रहे होते हैं, वहां पे भी वही चीजें सोच रहे होते हैं, बीच में बैठे रहते हैं और वापस आ जाते हैं, बोलते हैं कि मैं कुछ काउंसलिंग सेशंस ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, उससे मेरे को बेटर फील होगा। बाहर की कंट्री के लोग थोड़े ज्यादा ओपन है इस बारे में, और शायद 20% 30% काम होता भी है। मगर ये एशिया में, मैं सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं कर रही, एशिया में ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि भैया तुमने इन सब चीजों में हेल्प ले लिया तो भाई मैं तगड़े इंसान नहीं हो, तुम मजबूत नहीं हो, तुम ऐसे फुस से हो। और ये शब्द यूज किए जाते हैं, अच्छे शब्द नहीं है, काफी डिस्टेस्टफुल शब्द है। कहते तो रोना शुरू हो गया होगा ना, जा काउंसिल के पास जा, वो बैठी हुई है, जा वो और सुंदर लड़की। और टीना जी एक चीज और मैंने देखी है कि अगर आप मेंटली स्ट्रेस की बात करते हैं, मानसिक तनाव है या किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको जाना है, तो लोग कहते हैं मैं पागल थोड़े ना हूँ, मुझे क्या हाँ जरूरत है काउंसलिंग की, मुझे क्या हाँ जरूरत है किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट की। मतलब उनको ये लगता है कि अगर हम किसी डॉक्टर विशेष से मिलने जा रहे हैं तो हम पागल हैं दुनिया की नजर में। तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, दुनिया को लोगों खुश को करने के अवेयरनेस लिए नहीं है, एजुकेशन जी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं चलता। मैं अपना एग्जांपल दूंगी यहाँ पे, और मुझे मैं ये नहीं कहती मुझे इस बात का गर्व है, मगर ये जिसे बोलते हैं ना कंप्लीट डिस्क्लोजर जिसे बोलते हैं, बीच में कुछ पर्सनल लॉस हुआ है, मुझे काफी बड़ा सदमा लगा है मुझे, और उसके साथ मैंने डील करते हुए ये रियलाइज किया कि मैं बात बात पे गिर रही हूँ, मैं सीढ़ियों से गिर रही हूँ, मैं सड़कों में मेरा पैर स्लिप हो रहा है, दरवाजे से बाहर निकलते हुए चक्कर आ रहे हैं, समहाउ ऐसा लग रहा है शरीर दिमाग का साथ नहीं दे रहा। मैं गई न्यूरोलॉजिस्ट के पास, उसने मुझे साइकाइट्रिस्ट तक के पास भेजा, मगर मुझे पता था कि मुझे इस मदद की जरूरत है, और मुझे जानने की जरूरत है कि क्या मेरा ब्रेन और मेरा शरीर एक कोऑर्डिनेशन में क्यों काम नहीं कर पा रहा। बंदे ने मुझे बोला, टीना तुम स्ट्रेस में हो, तुम्हारा दिमाग शांत नहीं हो रहा है, इतनी चीजें तुम्हारे आसपास तुम्हें करनी पड़ रही हैं, इसीलिए तुम्हारा शरीर एक स्पीड से चल रहा है और दिमाग के स्पीड से मैच नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मेरा एमआरआई हुआ, मेरा स्कैन हुआ, वो सारी चीजें हुई जिससे इंसान डरता है और सोचता है कि हाय हाय शायद मेरा दिमाग खराब हो गया, जो यहाँ के लोग बोलते हैं। मगर मैं एक बात बताती हूँ, जो मैंने बोला फुल डिस्क्लोजर, मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मैं बताती तो लोग बोलते इसका दिमाग खराब हो गया। अब मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने वो ट्रीटमेंट कराया,
डॉक्टर के पास गई, अपने मन में मेरे जो सवाल थे उनको क्वाइट किया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है कि मेडिकल डायग्नोसिस, क्लिनिकल साइकोसिस, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, इनमें क्या फर्क है। कोई बंदा अगर काउंसलर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, इसका मतलब वो पागल नहीं है। और धन्यवाद वैभवी जी ये बात आगे लाने के लिए, क्योंकि अक्सर लोग मानते हैं वो दिमाग वाले डॉक्टर के पास जा रहा है, उसका दिमाग खराब हो गया, कुछ तो हो गया है, पागल सा हो गया, बावला हो गया, ऐसी बातें करते हैं लोग। सो कंपनी की तरफ से हम एफर्ट्स करते हैं। कभी कभी लोग मजाक में आ जाते हैं कि फ्री स्नैक्स मिल जाएंगे, ऑफिस से ब्रेक मिल जाएगा, शायद 20 या 30% इफेक्टिव होता है, 100% इफेक्टिव तो नहीं होता है। इंसान को खुद चॉइस करनी पड़ती है कि मुझे अपना ये पहलू बदलना है। कोई स्ट्रेस से रिलीव होने का मतलब नहीं कि आप वेकेशन में चले गए, मनाली में चले गए, वहां पे इंस्टाग्राम में फोटो खींच ली और सबको, सारी दुनिया को दिखा दिया कि हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। आजकल लोग जो देखते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो एक अलग जिंदगी देख रहे होते हैं दूसरों की, वो असली जिंदगी नहीं है। ये सच्चाई उन्हें कौन बताए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही टीना जी आपने। और हमारे साथ हमारे राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। और डॉक्टर तनेजा जी ने लिखा है टीना जी आपके लिए कि सही कहा आपने। और ज़ियाउर रहमान जाफ़री जी ने बहुत अच्छा लिख के भेजा है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग इंजीनियरिंग और एमबीए कर टीचर की नौकरी तलाश रहे हैं, वो ना अच्छे टीचर बन पा रहे हैं, ना इंजीनियर बन पा रहे हैं, ना बिज़नेसमैन बन पा रहे हैं। तो इस तरह के संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। जैसा कि रवि सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। टीना जी ने कहा कि तनाव है और तनाव को दूर करने के लिए हमें बहुत तरह के उपाय करने चाहिए। और ये जो एक मिथ है हमारे लोगों के मन में कि किसी काउंसलर के पास चले जाओ तो तुम पागल करार कर दिए जाओगे। तो ये जो जागरूकता की जो कमी है, उस कमी को हम जैसे आप जैसे लोग ही दूर कर सकते हैं। शायद ये कार्यक्रम जहाँ तक जाए तो किसी न किसी का अगर भला हो, तो मुझे लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो गई, कि हमने कुछ किया अपने जीवन में। रवि सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या जैसे कि टीना जी ने कहा कि ब्रेक ले लेते हैं, एशिया की बात करें तो एशिया में इस तरह की चीज़ें होती हैं, बाहर विदेश में अलग तरह से लोग इस चीज़ को हैंडल करते हैं। लेकिन अ, अगर मैं चूँकि लाइफ कोच भी हैं आप, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि क्या मानसिक तनाव के बारे में, या मुझे कोई स्ट्रेस हो रहा है, आपको कुछ तनाव है, आपको कोई परेशानी है, तो क्या कार्यस्थल में हमें बात करनी चाहिए अपने अपने कर्मचारी दोस्तों के साथ कि मुझे ये ऐसा फ़ील हो रहा है, या मुझे क्या करना चाहिए? एक सलाह अगर हम माँग पाएँ, तो इस तरह का माहौल क्या अगर मैं भारत की बात करूँ तो क्या बन रहा है, या बनने की कोई संभावना है, या क्या हमें बात करनी चाहिए खुलकर? देखिए मैडम, अगर आइडियली कहा जाए तो ऐसा होना चाहिए, नो डाउट। अगर मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है तो मुझे अपने कलीग, कोवर्कर, मेरी टीम जो भी है उसे डिस्कस। पर दिक्कत क्या है कि क्या उनका वो लेवल है एक्सेप्टेंस का उस तरह से चीज़ों को, दिक्कत ये है सारी। हो सकता है उनमें से आपका कोई मजाक बनाए, सामने शायद बड़ा वो दिखाएगा कि हाँ अच्छा अच्छा आपको ये दिक्कत है, कोई बात नहीं, ये करो। ये बाद में वो 4 लोगों में आपकी बात बता रहा होगा कि तुझे पता है रवि के साथ तो ये दिक्कत चल रही है आजकल। तो क्या हुआ, ये दिक्कत ये है। तो ये समस्या ये है यहाँ पर हमारे साथ में। पर ऐसा मतलब नहीं कि सर, इलाज नहीं है। सर अगर मोटा-मोटी हम समझने की कोशिश करें आपकी बात को, तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो हमारी तनाव की स्थिति है, या जो हमारी परेशानी है, उसका भी लोग अवसर निकाल लेते हैं। बल्कि वो उनके लिए अवसर बन रहा है। भाई अगर मान लो मैं किसी पोजीशन पर हूँ और मेरी कमी के चलते अगर उसको अवसर मिलेगा तो उसको लाभ होगा ना। क्योंकि आज की प्रोफेशनल लाइफ में ना मैडम ये बहुत मीननेस हो गया है, ये भी तो समस्या है ना। तो इसलिए बताना चाहिए, लेकिन वो दूसरे के लिए अवसर बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका उपाय नहीं है, इलाज नहीं है, बिल्कुल है। बट इसका पहला इलाज होगा मैडम, क्योंकि मैंने इस पे बहुत समय से इसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ और मैंने अनुभव किया लाइफ में अपनी। शुरुआत स्वयं से करनी पड़ेगी, पहला। दूसरा, अपने से शुरुआत करने से पहले जिंदगी में मैडम 2 ही हमारे गुरु होते हैं, सिर्फ 2 ही गुरु होते हैं। बाकी गुरु ठीक है जिसको बनाइए आप। एक गुरु होता है हमारा अनुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस, वो हमें सिखाता है, परंतु उसके लिए समय लगता है। 2-4 साल का कोई अनुभव नहीं होता है। 10 साल के बाद अनुभव आप कह सकते हैं कि यस कुछ अनुभव हुआ। 10 साल, 15 साल, 20 साल।
और दूसरा अनुभव होता है मेंटोर, गाइडेंस, गाइड या साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। टर्म्स बहुत सारी हैं, अलग अलग पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं, जिसके लिए जो जहां सुटेबल हो जाए। कोई मेंटोर होगा, ज्यादा दिक्कत है तो हो सकता है साइकाइट्रिस्ट तक जाना पड़ जाए, आपको लेवल है, लेकिन आपको इससे गुजरना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बहुत अच्छा एग्जांपल खुद का दिया, क्योंकि आप किसी सेकंड पर्सन को बताएंगे ना मैडम, या थर्ड को बताएंगे, तो वो फिर मोहल्ले की चर्चा होगा। ये समस्या है ये। और देखिए, जिनको बता रहे हैं क्या वो समस्या से नहीं गुजर रहे क्या? वो भी उसी नाव में बैठे हुए हैं, तनाव उन पे भी पूरा ही है आपके बराबर, पर इतना फर्क हो रहा है कि आपने शायद एक्सप्रेस कर दिया, वो नहीं कर पा रहा। इसलिए ये ना माने, मैं तो कई बार मजाक में कहता हूँ, पागल वो नहीं जो पागल खाने में बेचारे मजबूरी में रहते होंगे, शायद आधे पागल तो हम सब ही हैं जो बाहर घूम रहे हैं। बस मौके की बात है, कभी किसी का आता है, कभी किसी का आता है। तो कहने की बात यह कि हमको एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, तब शायद चीजें बदलेंगी। और कार्यस्थल की बात है तो मैडम वही बात फिर से कहूंगा, ये समझना पड़ेगा, अच्छी नौकरी का कोई पैरामीटर नहीं होता है मैडम, ठीक है ना। नौकरी का मतलब होता है आज आदमी कमाता भी हो और मुस्कुराता भी हो। रवि सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने कहा अच्छी नौकरी का कोई पैरामीटर नहीं होता, तो बड़ी नौकरी का क्या पैरामीटर है? बड़ी नौकरी का क्या अर्थ है आपकी नजर में? देखिए मैडम, हमने विषय भी यही रखा है, बड़ी नौकरी और बढ़ता तनाव। जी। पैसा प्लस पद तनाव देगा, पैसा प्लस पद तनाव देगा, व्यवहार प्लस कद मुस्कान देगा। बड़ी नौकरी का मतलब होता है जिसके चेहरे पर मुस्कान है, जो दूसरों को बड़ा बनाए। देखिए मैडम, मेरी सैलरी 10 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाए, 40 लाख हो जाए, वो मेरी है, उससे मैं किसी को रत्ती भर भी फायदा नहीं दे सकता, सिवाय जेलसी के, एंजाइटी के, उसको बेचारे को डेरिवेटरी फील कराने के, क्योंकि वो लगा यार तो भाग चला गया। जैसे आगे लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम कुछ नहीं है। आज मैं बीच में एक और बात जोड़ दूं, आज माहौल इतना बदल गया है, हमारे भारत के लोग तो इतने इनोवेटिव हैं, इसके सल्यूट करना चाहिए भारत के लोगों को तो खासतौर पर। अब मुझे विभाजी की जिंदगी में क्या चल रहा है बात करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे आपके व्हाट्सएप पर स्टेटस देखना है। बस आप खुश हैं, घूम रही हैं, शादी में गई हैं, परेशान हैं, सब आपका स्टेटस इज एनफ फॉर मी। और अब तो और उसमें भी लेवल आ गए, विभाजी को, सॉरी मैं आपका नाम ले रहा हूं, विभाजी को किसी को कुछ बात बतानी है तो इनडायरेक्टली स्टेटस लगेगा, और वो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये मेरे लिए कहा गया है। वो कॉल करेगा कि आपने क्या, आप भी कहेंगे नहीं नहीं आपने थोड़ी बोला है, तो कॉमन बात है, पर वो समझ जाएगा। तो मैडम दुनिया में सब समझदार हो गए हैं। तो भारत की इनोवेशन के नए नए, मतलब हम लोग और लोग करते हैं एआई की इनोवेशन, हम तो यहाँ इनोवेशन करते हैं दरअसल। तो तनाव के कारण बहुत सारे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि कमाता भी हो और मुस्कुराता भी हो, ये है बड़ी नौकरी। सिंपल डेफिनेशन है। जो कमाता हो और मुस्कुराता ना हो तो वो कितनी बड़ी नौकरी पर हो, क्योंकि हम पद से नहीं, कहते सब है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा मैडम, ये सब बातें पुरानी है, अतीत से हमने सीखी है, और वही बताएंगे आपको, क्या ना लाएंगे। लेकिन आदमी अपने कद से बड़ा होता है, पद से बड़ा नहीं होता। मैं एक बहुत छोटी सी बात कही फिर आपको ओवर करूंगा। मैं अपने जब पढ़ता था कॉलेज के अंदर, डीयू में पढ़ता था, मैं पीजी कर रहा था, तो मेरे सभी दोस्त सिगरेट पीते थे, आमतौर पे जो होता कॉमन ट्रेंड, सब सिगरेट पीते थे। मैं नहीं पीता था और आज तक नहीं पी मैंने तो कभी भी, पर मेरे सिगरेट नहीं पीने का इतना प्रभाव था, ऑरा था मैडम, कि मेरे दोस्त अगर देख ले कि रवि आया है तो तुरंत बुझाते थे रवि आ रहा है, जबकि हम उम्र हैं, साथ पढ़ते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, दे कैन स्मोक इन फ्रंट ऑफ मी, बट देखा कि रवि आ रहा है तो तुरंत बुझा देते सिगरेट। आदमी पद से नहीं कद से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ी नौकरी का अर्थ है जो जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो कमाई के साथ, ये बड़ी नौकरी है। 40 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है, कोई मतलब नहीं है। 50 लाख का पैकेज कर लिया और नींद 5 घंटे की भी आपके पास नहीं है, तो काय के बड़े हो आप, जिंदगी खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। बहुत अच्छी बात कही सर, और आपको और टीना जी को देखकर लग रहा है कि आपका पद और कद दोनों बड़ा है, आप बहुत स्ट्रेस फ्री लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज की चर्चा के लिए आप दोनों को यहाँ पर आमंत्रित करना हमारे लिए बड़ा सार्थक रहा। और टीना जी, चूंकि आप एचआर लीडर हैं और बहुत सारे लोगों को आप डील करती होंगी प्रतिदिन, और बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द घूमते रहते होंगे, और बहुतों को आपने बहुत कुछ सिखाया होगा अपने जीवन में। तो अगर टीम में
किसी तरह का विवाद हो या तनाव हो तो उसे आप कैसे हैंडल करती हैं? क्योंकि ये प्रोग्राम जहाँ भी जाएगा, क्योंकि शेयर होता है, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जगह चीज़ें जाती हैं। तो ये एक हो सकता है किसी ने अगर इस प्रोग्राम को देखना चाहा, तो एक संदेश जाएगा कि अगर वो कोई व्यक्ति विशेष अगर इस काम को कर रहा है, तो वो कैसे इससे निजात पा सके। तो मैं चाहूँगी टीना जी आप अपने जो अनुभव हैं वो हमसे साझा करें। सवाल बहुत सुंदर है और इसका जवाब आसान नहीं है। 2-3 तरीके से इसका जवाब दूंगी। पहली चीज समझने की जरूरत है, तनाव आता कहाँ से है। कभी भी किसी सिचुएशन में जब तनाव क्रिएट होता है, चाहे वो वर्क सिचुएशन में हो या कहीं और हो, कहीं ना कहीं ईगोस का टकराव हो रहा है। मैं गलत, तू गलत, मैं सही, तू सही। कोई एक छोटी सी बात को लेके एक बतंगड़ बन जाता है। अक्सर यही होता है और ईगो इतने बड़े होते हैं कि कोई नीचे होने को नहीं तैयार, इनफैक्ट सामने बैठ के बात करने को भी नहीं तैयार कि हुआ क्या। तो कहीं ना कहीं मेरा ये तरीका रहा है कि लोगों को सामने बिठा के बात की जाए और बात की जाए, सबसे पहले बात का मजाक उड़ा के उसको इतना छोटा बना दिया जाए और एक्चुअल इशू को हैंडल किया जाए कि किस रीजन की वजह से वो तुम्हें बात बुरी इतनी ज्यादा लग गई। इसने मेरे को बिना बोले तुम्हारे बॉस के पास चला गया, इसने मेरी शिकायत कर दी, इसने मेरी रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी, इसने मेरे को पीछे से काट दिया। लोगों के अंदर एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ इनसिक्योरिटी है, जो मैंने शुरू में भी बात कही, अपने आप को रेलिवेंट रखने का। आज की दुनिया में सबको रेलिवेंट रहना है। तो सबसे पहली बात है बातचीत। आप मुझे बताइए कितने लोग आजकल बातचीत करते हैं। पहले हम जाते थे मेट्रो में, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लेडी बैठती थी, रेडी वाला, ऑटो वाला, मैं तो बोलती हूँ सबसे बात करती थी क्योंकि मैं हैप्पीनेस कोच हूँ। तो मुझे तो मजा आता है, लोगों से बातें करती हूँ, टिप्पणी मिलती है, नई नई कहानियां सुनने को मिलती है, उनको मैं अपनी काउंसलिंग वगैरह में घुमा के इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। कितने लोग आजकल बात करते हैं। आप किसी युवक से बात करने की कोशिश करिए, वो लड़खड़ा जाएगा, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते क्योंकि कान में लगे हुए हैं वो चीजें, एयरपोर्ट्स, और मुंडी हो रखी है ऐसी। तो कुछ दिनों में यहाँ से हड्डी निकल आएगी लोगों के। लोगों को बात करने की शैली, बात करने का तरीका भूल गए, उन्हें बात नहीं करना आता। रैंडम स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, अपने दोस्तों से नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते। ये जो एक चीज है, ये मशीन लोग पहले ही बूढ़े ही हेयरिंग एड पहनते थे, मैं तो कहती हूँ उनसे ज्यादा अपाहिज आजकल के बच्चे हैं। वो रेगुलर बात नहीं कर पाते, टीना आंटी से बात करने में उनकी हालत खराब हो जाती है। 2 सेंटेंस के बाद और भाई कैसे हो, ठीक हो आंटी, क्या चल रहा है, बस चल रहा है, बस बात ही नहीं कर पाते। किस चीज में खुश हैं, किस चीज में खुश नहीं है। तो वो अपने टीममेट से क्या बात करेंगे, बॉस से क्या बात करेंगे, अपने आप को क्या एक्सप्रेस करेंगे। उनको बिठाओ, उनसे बातें करने की कोशिश करो, बातें नहीं निकल के आती। मेलें लंबी लंबी चल रही हैं, अब मेलें चल रही है, मेलों पे लड़ाइयां चल रही हैं क्योंकि जेमिनी लिख रहा है ईमेल, चैट जीपीटी लिख रहा है ईमेल, दोनों में लड़ाई चल रही है। तो मेरा ये होता है डिसआर्म द पीपल, उनके सारे अस्त्र शस्त्र नीचे गिरा दो, उनको बोलो चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बात करनी है, सामने बैठो, बताओ क्या हुआ। तो बात करना, बात करने को बढ़ावा देना और इशू को दिखाना कि आज, और शायद कहीं ना कहीं मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये बात आती है, कल की गारंटी नहीं है। जिंदगी आज है, अभी है। जो रवि जी ने बहुत पहले बात करी, शायद पहले या दूसरे सवाल में, कल की बेहतर जिंदगी के लिए आज को क्यों स्पॉइल कर रहे हो। आज की जिंदगी कितनी खूबसूरत है, वो तो अप्रिशिएट करो। कल के इंतजार में आज बेकार कर रहे हो, और आज जो है उसके इंतजार में ऑलरेडी पास तो बेकार किया ही है तुमने। तो आज जी लो, आज समझ लो, और जब हो गया मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। पहले क्या बोलते थे दादा दादी, क्या बोलते थे, हाथ मिलाओ, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। वो आजकल कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि ईगो बहुत बड़े हो गए हैं। और जो रवि जी ने बोला, तेजी बहुत हो गई है, सबको पहुंचना है, चांद तक पहुंच जाना है सबको, 3 साल में, 5 साल में। 30 साल लगाते थे लोग वहां पहुंचने के लिए, जहां पे तुम आज 30 दिन में पहुंच गए हो। तो कहीं ना कहीं डिसआर्म करना, हंसना, जोक्स मारना, मजाक करना, और थोड़ा थोड़ा उसको एनकरेज करना कि अरे भाई कुछ नहीं हुआ, उस चीज को सिंप्लीफाई करना। जी एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कुछ दिनों पहले मैं बाहर गई थी और मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। दिल्ली की बात बता रही हूँ, मेट्रो में मैंने देखा 11 बज रहे थे, 10:30 पौने 11,
और बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी महिलाएँ सब टिफ़िन बॉक्स लेकर, बैग टाँग कर और वो घर जा रही हैं। अब वो घर 11 साढ़े 11 पहुँच रही हैं, वो सुबह फिर निकल रही हैं। मतलब स्वयं की आपकी अपनी परिवार तो छोड़ दीजिए, परिवार तो बाद की चीज़ है। पहले आप अपने बारे में सोचिए कि आप मशीन बन गए हो। सुबह उठ के फिर वही, क्योंकि महिलाएँ बाहर निकलेंगी तो वो सबके नाश्ते, खाने, हर चीज़ की व्यवस्था करके निकलेंगी। तो आप सोचिए कि कोई महिला 11 बजे पहुँच रही है रात को और सुबह फिर 7 बजे या 8 बजे निकल रही हैं, उनकी अपनी लाइफ़ क्या है आज के समय में? इतनी भागम-भाग है, तो वास्तविक रूप यही है कि भागम-भाग है, तो तनाव आएगा ही आएगा। लेकिन तनाव को दूर कैसे करना है, ये भी एक कला है और उसे सीखने की बारी है, क्योंकि जब तक हम उस कला को नहीं सीख पाएँगे, चाहे हम काउंसलर के पास जाएँ, चाहे हम आप जैसे प्यारे-प्यारे कोच के पास जाएँ, जो ज़िंदगी जीने का एक सलीका सिखाते हैं, तनाव को कम करने का सलीका सिखाते हैं। टीना जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। रवि सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि ये समय बहुत तेज़ी से, देखिए 2 वक्ता है, फिर भी कितना समय जल्दी-जल्दी भाग रहा है। और अच्छा भी लग रहा है, चलो ठीक है, सबको थोड़ा ज़्यादा समय मिला बात करने के लिए। रवि सर, युवाओं के लिए क्या सलाह आप देना चाहेंगे कि नौकरी के दौरान जब तनाव आता है, उस तनाव को किस प्रकार वो कम कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी से उसको हटा पाएँ? हटाना तो शायद मुश्किल सा शब्द है, लेकिन कम कर पाएँ, क्योंकि अभी युवाओं का देश है हमारा देश, अगर हम अपनी देश की बात करें, सब बच्चे अब 12th का रिज़ल्ट आ जाएगा, 12वीं का, तो फिर वो सब अपने-अपने क्षेत्र में जाने की तैयारी करेंगे। तो छोटे-छोटे बच्चों को भी देखा है, 10th के बच्चे अगर 11th में आए हैं, उनको भी अपना ही तनाव है। कैसे करूँ, पढ़ूँ और मैनेज नहीं कर पा रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो हर व्यक्ति को, चाहे वो नौकरी कर रहा हो या ना कर रहा हो, ये तनाव नाम का जो कीड़ा है वो लगातार काटे जा रहा है। तो रवि सर, युवाओं को नौकरी के दौरान कैसे तनाव से दूर रहने की सलाह देंगे आप? वो अलग बात है कि इसका उत्तर भी युवा अब चैट जीपीटी और जेमिनी से पूछता है। ये समस्या है क्योंकि उसे अब उस पर इतना यकीन हो गया है कि इसका उत्तर भी एक चैट जीपीटी ही देगा मुझे। वो लिखेगा, फॉर्म टाइप करेगा, मेरी एज है, मेरा नाम ये, मैं ये जॉब करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ और मेरे साथ ये हो रहा है और मुझे बताओ कि मेरी ज़िंदगी में मैं स्ट्रेस कैसे कम करूँ। तो वो उसको बताएगा कि भाई ये कर लो आप। ठीक है, अब जो चीज़ है तो वो तो वास्तविकता है। देखिए मैडम, मैं एक बात जानता हूँ, जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मैं इंसान हूँ, उस दिन से आप खुश रहना शुरू कर देंगे। ठीक है? पर दिक्कत ये है कि ये सोच भी आपको 10 साल बाद आती है क्योंकि प्रैक्टिस से ही आएगा ना अभी तो। एक बच्चा है, उसको क्या पता कि सही क्या गलत क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें अगर हमारी शिक्षा प्रणाली पर हम काम करें तो शायद कुछ परिवर्तन आएगा। सबसे पहला पहलू तो वही है, क्योंकि शिक्षा ही सबसे ज़्यादा बच्चे के साथ रहती है, यानी स्कूल, कॉलेज, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। वो सबसे ज़्यादा है। मेरा अनुभव बताता हूँ मैडम आपको, आज स्कूलों में और कॉलेजेस में खास तौर पर भी जो पढ़ाते हैं ना, वो भी लेक्चरर, रीडर प्रोफेसर बनने में लगा रहता है बेचारा। बच्चों को तो वो भी नहीं पढ़ा रहा और बाकी सब बचता है। तो आजकल इतने फालतू काम आ गए कॉलेज स्कूल में कि उनको वो करने पड़ते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई है कहाँ? तो जब तक वो टीचर अपना काम नहीं करेगा बच्चे को, मैं शायद ये बात पहले भी कही थी कि टीचर और ट्रेनर में एक अंतर होता है। टीचर और ट्रेनर में एक अंतर होता है, बुनियादी अंतर होता है। टीचर मतलब ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, वो केवल नॉलेज का ट्रांसफर करता है। लेकिन जो होता है ट्रेनर, दरअसल वो करता है ट्रांसफॉर्मेशन, वो बदलाव लाता है। तो हम को ट्रेनिंग खुद को देनी पड़ेगी। एक व्यक्ति के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। असाइनमेंट ले वो अपने लिए, ठीक है ना, छोटे छोटे, तो शायद वो सीखेगा उसके पे काम करना। ये है प्रैक्टिकल तरीके। वो अलग बात है, आज के डेट में बहुत से और तरीके लोग बताते हैं, आप मेडिटेशन करिए, सुबह वॉक करिए, पानी पीजिए। ठीक है, ये सब सप्लीमेंट्री चीजें जरूरी करनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत कहीं नहीं है। लेकिन दुखी मन से आदमी योग भी नहीं कर सकता, दुखी मन से आदमी हंस भी नहीं सकता। पार्क में जाकर सुबह आप कितना भी चिल्ला लीजिए हा 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 करके, वो एक टेम्परेरी हंसी है जिसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि घर आके वो पता है कि स्ट्रेस है उसके घर में, परिवार में। अब 2 काम कर रहे हैं मैडम, बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको करने के लिए। पहला,
अपनी बोली पर काम करिए। अगर स्ट्रेस से बचना है तो ये ऑटोमेटिक काम कम हो जाएगा। हमारी बोली खराब हुई मैडम, ये बोली मतलब कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करते, रिएक्ट करते हैं हम लोग आज के डेट में, ठीक है ना। तो इतना इग्निशन फास्ट हो गया है। तो अपनी बोली पर काम करें और दूसरा अपने व्यवहार पर काम करें, स्ट्रेस कम हो जाएगा। मैं एक छोटा एग्जांपल अपना देता हूं मैडम कि प्रैक्टिस में कितनी ताकत होती है। मैं जब 8th क्लास में था तो हमारे स्कूल में था कि हर बच्चा नेक्स्ट डे इंग्लिश का पेपर पढ़ेगा और टॉप 10 हेडलाइन लिखकर आएगा और असेंबली में बोलेगा मंच पर आकर। ये प्रैक्टिस होती थी स्कूलों में, आज पता नहीं होती नहीं होती। तो क्या हुआ, एक दिन मेरा नंबर आया, रोल नंबर चलता था, मेरा आया। मैं घबरा गया, मुझे कि मेरे को स्टेज फियर था या जो भी किया, मुझे पता नहीं था कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। मैं घबरा गया और मैं स्कूल में रेगुलर था, कभी छुट्टी नहीं करता था, पर मैंने स्मार्टनेस दिखाई। नेक्स्ट डे मेरा नंबर था, मैंने छुट्टी कर ली स्कूल की, ये सोची कि आज मेरा नंबर स्किप हो जाएगा। जब मैं नेक्स्ट डे स्कूल गया तो मैडम को मालूम था कि रवि छुट्टी तो करता नहीं है। अब मैं बहाने मारूं, बीमार, ये कुछ भी कहो, तो मैडम ने कहा कि रवि कोई बात नहीं, जब भी अब तुम स्कूल आ रहे हो आज के बाद नंबर तुम्हारा ही है, पढ़ना तुम्ही को है। अब मैं फंस गया, मैंने कहा ये क्या करूं, ये तरीका होता है सिखाने का मैडम, दिस इज कॉल्ड टीचिंग ट्रेनिंग। अब मैं फंस गया, अब मेरा तो सारा दिमाग खराब, ये बात है 8th क्लास की। अब मैं घर गया, मैं पढ़ रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे समझे करूँ तो करूँ क्या, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। पढ़ना कब है, कल। पर मैं बहुत परेशान हो गया। मैं पढ़ता था ट्यूशन, तो मेरे जो सर थे उनको मैंने बोला कि सर ऐसे हो गया है। तो मैंने रवि चिंता मत करो, लिखो और मिरर क्या है खड़े हो जाओ और खड़े होकर बोलो, प्रैक्टिस करो, आंखें मिलो मिरर से, फिर देखो अपने एक्सपीरियंस देखो, कम होगा। और उन्होंने मुझे टिप दिया या ट्रिक कह लीजिए कि जब तुम ऊपर जाओ मंच पर तो पेपर खोल के बस पढ़ के आना, सामने मत देखना कि सामने लाइन लगी हुई है, बच्चों की 1000 बच्चों की लाइन लगी हुई है, कतारें हैं, उनको मत देखना बस तुम। तो मैंने ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने नेक्स्ट स्कूल पहुंचा, वो पेपर में लिखा था ना मैडम, वो पसीने से वो पूरा भीग चुका था पतली से। और वहाँ असेंबली का तो कुछ नहीं, मेरे को तो बहुत धड़कन बढ़ रही थी, मेरा नंबर कब आने वाला है, मैं कब जाऊंगा। जैसे यार रवि गुप्ता, अब मैं चढ़ रहा हूँ, चढ़ते चढ़ते ऊपर आया और सामने गया, माइक स्टैंड वाला था, खड़ा था, मैंने खोला और पढ़ रहा हूँ कांपते हुए। और पढ़ते पढ़ते कुछ भी करो, नजर सामने चली गई ऐसे करके हल्की सी, और ऐसे नजर गया, मैं पीछे मैं गया, गिर गया मैं एकदम से। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। जब ये देखा मैं, तो मुझे उस दिन लगा कि यार रवि तू इतना कमजोर है, मतलब अंदर से आवाज आई। नहीं, मैंने उस दिन से मैडम ठाना और फिर प्रैक्टिस करना शुरू किया। और प्रैक्टिस करते करते अब तो मैं खैर मंचों पर जाता हूँ, तो कहाँ जाता हूँ पता नहीं। वो बच्चा जो पहले दिन स्टेज पे गिरा था, ये क्या था, मैंने अपने को इम्प्रूव किया, खुद को चैलेंज दिया, खुद को ट्रेनिंग दिया। मैं दुनिया से पूछता रहूं कि मैं क्या ठीक करूं, अरे भाई मुझे पता है मुझ में क्या कमी है। जिस दिन ये रियलाइज कर लूंगा और ठीक करने ले जाऊंगा तो चीजें काम करेंगी। तो मैं यही कहूंगा, बोली पर काम करिए, व्यवहार पर काम करिए। अगर आपकी बोली अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, आपने 70-80% तनाव अपना वैसे ही कम कर लिया। जैसे स्कूल में बच्चा कितना भी नालायक हो, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है ना, तो मैडम और सर उसको हैंड राइटिंग के नंबर देते हैं। तो ये बोली और व्यवहार आपकी हैंड राइटिंग है जो सुंदर है, अगर वो होगी, तनाव जैसे कभी भी हमारे घरों में भी होता है, बहुत कम बात है और सब बोलते हैं, कितना भी बड़ा विवाद हो जाए वहां मैं शांत रहता हूं। ये कला सीखनी पड़ेगी। एक ने बोला 4 मैं बोलूंगा, 40 वहां से आएंगी, फिर 400 यहां से जाएंगी, इसका कोई अंत नहीं है मैडम। क्योंकि कमजोर आदमी को गुस्सा आता है, ये सिंपल सी लॉजिक है। और जो आदमी थोड़ा सा सीख जाता है वो शांत हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। तो एक किताब थी, मैं उसका नाम भूल गया, वो भी मैं कभी याद आया तो, थोड़ा स्लो हो जाइए, तनाव नहीं आएगा। जो आज जिंदगी चल रही है ना, ये आज की जिंदगी है, वो जिंदगी आज की भी नहीं है, दरअसल वो दिखने वाली जिंदगी है। तो एक बात अपनी बात यहां समाप्त करूंगा, हम जो सोचते हैं हम वो देखते हैं। समस्या ये है, हम जो सोचते हैं हम वो देखते हैं। जिस दिन आप जो देख रहे हैं उसके हिसाब से सोचना शुरू कर देंगे, तनाव और जिंदगी आसान हो जाएंगी। मतलब आपने पहले ही मन बना रखा है किसी चीज के लिए, तो वही करोगे, वही हालत बनाओगे उसके लिए, फिर वही खेल करोगे, षड्यंत्र करोगे, जो जो होता है। मैडम तो अच्छे से जानती है एचआर में क्या होता है। लेकिन अगर हालात के हिसाब से फैसले करोगे तब शायद जिंदगी बदल जाएगी। तो मुझे लगता है एक समाधान हो सकता है।
बहुत सुंदर समाधान आपने दिया सर, और ये आपका संदेश भी हो सकता है हमारे कार्यक्रम के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। टीना जी, अगर छोटा सा संदेश आपसे जानना चाहूँ कार्यक्रम के अंत में, कि आप एचआर हेड होने के नाते, एचआर लीडर होने के नाते, जो जिस बड़ी नौकरी का बहुत अच्छा बड़ी नौकरी को परिभाषित सर ने बहुत अच्छे से किया, कि जहाँ स्ट्रेस लेवल कम हो, जहाँ शांति हो। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बड़ी नौकरी और बढ़ता तनाव, ये जो हमने विषय रखा आज की परिस्थिति को देखते हुए, तो आप क्या संदेश आप देना चाहेंगे अपनी ओर से? देखिए, अपना दृष्टिकोण है कि बड़ी नौकरी क्या है, और रवि जी ने बहुत अच्छे से उसके बारे में बात करी। हम लोग जब सीनियर लीडर से बात करते हैं, हमें पता है उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बड़े-बड़े बजट हैंडल करते हैं, बहुत जिम्मेदारी है। पैसा बनाने की जिम्मेदारी, पैसा सही से खपे उसकी जिम्मेदारी, उसको मिसयूज़ ना हो, कंप्लायंस ना हो, ये ना हो, उनको बहुत प्रेशर होता है। ये जो एक बात पहले भी कही गई आज के डिबेट में, कि सब कुछ मैं ही कर लूँ, सबसे पहले इससे डिटैच करने की हम कोशिश करते हैं। हमारे लीडरशिप्स में हम लोग मेंटरिंग करते हैं, हम कोचिंग करते हैं, कुछ लोग प्राइवेटली करते हैं, कुछ लोग ओपनली करते हैं, मगर ये उन्हें कंटिन्यूअसली सिखाया जाता है। और जैसे रवि जी ने बोला, मेडिटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ इट, चाइनीज़ टेक्निक्स, एक्यूपंक्चर, ये सब उनके डेली रूटीन में हम लोग इंक्लूड करते हैं। हम डॉक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, डॉक्टर्स की सलाह कराते हैं। सो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ ब्रेन कामिंग एक्सरसाइजेस, एंड सेकेंड उनके अहम को खत्म करना, मेरे पास पावर है, मैं करूंगा, मैं बोलूंगा तो कैसे नहीं होगा, ये सारी चीजें समस्या की जड़ है। आप उनको उससे मुक्त करिए, और मुक्त करके बोलिए ये आपका टारगेट है, आपने करना है, और आपने लोगों को लेके आगे बढ़ना है। इनफैक्ट हमने यहाँ पे एक मेट्रिक भी रखी है, और काफी ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ मैंने पास्ट में भी काम किया है, हमने मेट्रिक रखा है, आप अकेले बढ़ोगे तो नहीं चलेगा, तुम्हारे टीम के 5 हुए तो 3 लोग, या फिर 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 लोग तो तुम्हारे साथ ग्रो होने चाहिए। अगर तुम सिर्फ अकेले ग्रो हुए तो तुमने क्या ही किया। लोगों को साथ में लेके चलो, और साथ में लेके चलने का मतलब तुम्हें काम बिल्कुल। डेलीगेट करना पड़ेगा, कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। सारी जीवन की समस्या का सार यही है कि कंट्रोल करना है, हमें हमारे हाथ में सारी चीजें रखनी है। अरे बुद्धू, तेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो वो समझाना जो गीता में समझाया गया है, जो बाकी टेक्स्ट में समझाया गया है, लोग माइथोलॉजिकल बातें कहकर इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, इम्प्रैक्टिकल कहते हैं। मगर डेली लाइफ में जब आप डेलीगेशन प्रैक्टिस करते हैं, आपको रियलाइज होता है कि अरे मैं तो इतना इंपॉर्टेंट था भी नहीं, मैं तो 3 दिन मेरा पेट खराब हुआ, ऑफिस तो वैसे ही चल रहा है। तो आप अपनी जगह जानिए, कहाँ पे अपनी एनर्जी आपने फोकस करनी है वो देखिए, और लोगों को साथ में लेके चलिए। आपका स्ट्रेस अकेले का नहीं है, सबके साथ में साझा जिम्मेदारी है। तो हम उसके ऊपर बहुत काम करते हैं, कितना सक्सेसफुल हो पाते उतना तो नहीं पता, मगर कोशिश करते हैं कि लोग हंसते हंसते आगे बढ़े, ऐसे दबे डरे बिल्कुल, हुए परेशान ना आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत सुंदर चर्चा रही टीना जी, और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका रवि सर। बहुत धन्यवाद तमाम सुधी श्रोता दर्शक जो जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम जहाँ-जहाँ भी जाएगा, मुझे लगता है अगर एक व्यक्ति के जीवन में भी हमने अपना असर डाला, तो शायद ये चर्चा सार्थक है। और जिस तरह से हमने बड़ी नौकरी और बढ़ता तनाव इस विषय पर बातचीत की, और किस तरह से तनाव बढ़ते हैं, और किस तरह से हमें संयम रखना है, हमें थोड़ा व्यायाम करना है, थोड़ा मानसिक रूप से मेडिटेशन करनी है, जिससे हम अपने तनाव को कम कर सकें। और बड़ी नौकरी सफलता का संकेत है, हम सब जानते हैं, लेकिन अगर वह नौकरी शांति छीन ले, प्यार छीन ले, सुकून छीन ले, तो इस सफलता का आप आनंद नहीं ले सकते, और आप हमेशा तनाव में रहेंगे। तो बड़ी नौकरी वही है, जहाँ पर आपको थोड़ा मिले, लेकिन शांति भरपूर हो, प्यार भरपूर हो, सुकून की आप रोटी खा सकें, तो बस यही है बड़ी नौकरी। तो चलिए, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम युवाओं को एक संदेश देते हैं कि बड़ी नौकरी, बड़ा पैसा, बड़ी ज़िम्मेदारी, और ज़िम्मेदारी जब आएगी तो आप बहुत सारे तनाव के साथ जिएँगे। थोड़ा-सा कम करते हैं अपनी महत्वाकांक्षा को, थोड़ा-सा दबाते हैं, थोड़ी खुशियाँ बिखेरते हैं, थोड़ा मुस्कान लाते हैं, और इस कार्यक्रम में आप वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े। मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ रवि सर, रवि गुप्ता जी, बहुत आभारी हूँ टीना चक्रवर्ती जी, और इसी प्रकार हम कार्यक्रम लेते आएँगे। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
शुभ रात्रि।